दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या यह सवाल खड़ा किया जा सकता है, जब भारत के नागरिक मर रहे थे उस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट खामोश थी? क्या यह कहा जा सकता है जब देश के लोगों की मौत लगातार बढ़ती जा रही थी उस वक्त देश का चुनाव आयोग तमाशबीन बना हुआ था? क्या यह कहा जा सकता है कि लोगों की मौत घर दर घर, जिले दर जिले, शहर दर शहर लगातार होती चली जा रही थी और इस देश की संसद ही लापता थी? क्या यह कहा जा सकता है कि लोग मर भी रहे थे और बेबस भी थे, क्योंकि इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सर्विस का बचा ही नहीं? क्या यह भी कहा जा सकता है कि लोगों की मौत बीमारी से नहीं बल्कि इलाज न मिल पाने की वजह से हो रही है? यह सारी परिस्थितियों के बीच में हमें लगता है कि आज इस देश के हेल्थ सर्विस के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को राज्य दर राज्य की परिस्थितियों से जोड़कर समझने की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग क्यों चाहिए? इस देश को चलाने वाले लोग अनपढ़ हैं, नासमझ हैं, बेफिक्र हैं या सत्ता के मद में चूर हैं? आपने जो चाहिए वो लकीर खींच लीजिए, लेकिन जो स्थिति इस देश के भीतर में है आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक्टिव केसेस की तादाद 22,91,428 है। और अगर इन सारे 22 लाख लोगों को इस देश के बेड की जरूरत है, जो अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो जनरल वार्ड हो, अगर सारे स्थितियों को मिला भी दीजिएगा तो भी हमारे पास 22 लाख बेड नहीं है। इस देश के आंकड़े बहुत साफ तौर पर बताते हैं, हमारे पास कुल हॉस्पिटल के बेड्स प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर 19 लाख हैं। आईसीयू के टोटल बेड की तादाद 95,000 है। वेंटिलेटर सिर्फ 48,000 है। 130 करोड़ के देश के भीतर में राज्य दर राज्य स्थिति को अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे सवालों से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। राज्यों की राजनीतिक स्थितियों ने वहां की परिस्थितियों को खोखला और जर्जर बनाया है क्या? या राजनीतिक तौर पर इस देश में जहां पर एक स्टेबिलिटी रही वहां की स्थिति मजबूत हो गई क्या? छत्रपों की सत्ता रही तो वहां स्थिति कमजोर थी, या फिर राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी उनकी सत्ता रही तो वहां स्थिति मजबूत थी क्या? ये सारी चीजों को जब आप मतना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने एक ही सवाल उभर कर आएगा। इस देश में हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल, इलाज प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। राज्य दर राज्य अगर स्थितियों को देखते चले जाइएगा तो वहां के तमाम राज्यों के जो बजट हैं हर साल के, अगर आप बीते 10 साल का औसत निकाल लीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, केंद्र सरकार के हेल्थ सर्विस का बजट और इस देश के तमाम राज्य, जिसमें 28 राज्य और बाकी यूनियन टेरिटरी को भी जोड़ लीजिए, सभी का हेल्थ सर्विस से जुड़ा बजट अगर आप मिला देते हैं तो भी वह 2.5 लाख करोड़ पार नहीं करता है। यानी 2.5 लाख करोड़ जो हर साल एनपीए के हिस्से में आता है, इस देश से बैंकों से कर्ज उठाकर जनता के पैसे को इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट उठाते चले गए, लूटते चले गए, नहीं लौटाने की परिस्थितियां पैदा करते चले गए। और केंद्र सरकार ने अपने तौर पर बैंकों को रिटर्न ऑफ करने के लिए कि उनके अकाउंट में चीजें ठीक होती चली जाए, उसको जो माफ करने की प्रक्रिया शुरू की, वह भी लगभग 8 से 10 लाख करोड़ की आज तक हो चली है। तो इसका मतलब है प्राथमिकता है ही नहीं लोगों की जान, प्राथमिकता है ही नहीं हेल्थ सर्विस, प्राथमिकता है ही नहीं इलाज। क्योंकि इतने बड़े देश के भीतर में भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके बारे में एक शब्द यह तो हर कोई कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नाम है भारत, लेकिन यह कोई नहीं कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर सबसे कमजोर है यहां की हेल्थ सर्विस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाज के संसाधन। सवाल यह नहीं है कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से ने ऐसी परिस्थितियों को नहीं देखा, हर किसी ने देखा। ब्राजील का नाम तो तुरंत आंखों के सामने है, चीन भी आंखों के सामने आएगा, यूरोप के कई देश एक कतार में आपकी आंखों के सामने आएंगे। लेकिन इलाज ना मिल पाने की वजह से स्थिति इतनी विकट हो जाए,
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को वहां की जनता ने घेर लिया था जब वो इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या भारत के भीतर ये सारे सवाल गौण हैं? क्योंकि राज्य दर राज्य, छत्रप दर छत्रप, नेता दर नेता, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हर किसी ने इस देश के भीतर की हेल्थ सर्विस को जर्जर बना दिया है और इस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया है। या कहें ध्यान अगर गया भी तो भी सत्ता ने इस रूप में अपने आप को प्रकट किया कि आप हमारे दरवाजे पर आइए, हम आपको कुछ विशेषाधिकार के तहत राहत दिला देंगे। क्या ऐसी स्थिति में देश चलाया जा सकता है? लेकिन यह देश चल रहा है। हमें लगता है कि आज इन बातों को जानना चाहिए। देश के 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पताल ज्यादा हैं। सिर्फ 3 राज्य हैं। वहां के लोगों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं जुड़ पाए? इसकी वजह गरीबी हो सकती है, इसकी वजह कंज्यूमरिज्म वहां पर नहीं होना हो सकता है, या उस राज्य के भीतर का संकट इस रूप में हमेशा से रहा कि प्राइवेट सेक्टर वहां पर हॉस्पिटल खोल नहीं पाया। लेकिन जिन जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, क्या वहां की स्थिति बहुत अनुकूल है? जिन 3 राज्यों का हमने जिक्र किया जहां सरकारी अस्पताल ज्यादा हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कम है, उसमें पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और जम्मू और कश्मीर है। बाकी देश के तमाम राज्यों में सरकारी अस्पतालों की तुलना में वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्यादा है। लेकिन बात इससे सामने सुलझेगी नहीं। हमें लगता है कि आज इस सिलसिले को पकड़िए। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 711 सरकारी अस्पताल हैं। आज हम जब सरकारी अस्पताल का नाम ले रहे हैं तो उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी जोड़ दीजिएगा, दिल्ली की मोहल्ला हेल्थ सेंटर को भी जोड़ दीजिएगा, उस तमाम सर्विसेज को जोड़ दीजिएगा जो किसी भी रूप में हेल्थ सर्विस के तौर पर मौजूद है। वह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी हो सकता है, वह किसी गांव में एक सरकारी कमरे के भीतर में बैठा हुआ एक अकेला डॉक्टर भी हो सकता है जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तब इस देश के भीतर में तमाम अस्पतालों को गिनते गिनते जब आप पहुंचिएगा तो आप इस रूप में परेशान हो जाइएगा, क्या वाकई इस देश की ऐसी स्थिति आ चली है जहां पर यहाँ के लोगों को इलाज हम करा पाने की स्थिति में नहीं है? इन बातों का जिक्र आज इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 11.5 करोड़ की जनसंख्या है। 11.5 करोड़ के भीतर में वहां पर हर एक हॉस्पिटल जितनी बड़ी तादाद में है, सोचिए 35,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल महाराष्ट्र में है। लेकिन आप 35,000 सोच रहे हैं तो हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में 77,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल है। यानी ऐसी स्थिति आती जा रही है। और इनको जब आप जोड़िएगा तो जम्मू कश्मीर में 95,000 लोगों पर एक अस्पताल है, पश्चिम बंगाल में 41,000 लोगों पर एक अस्पताल है, दिल्ली में 96,000 लोगों पर एक अस्पताल है, उत्तर प्रदेश में 11,000 लोगों पर एक अस्पताल है। अब जब इस परिकल्पना में केरल में 10,000 लोगों पर एक अस्पताल है, आप सोच रहे होंगे एक अस्पताल, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक अस्पताल। हमें लगता है कि आज अस्पतालों से आगे निकला जाए, जरा बेड्स की बात की जाए, आईसीयू का जिक्र किया जाए, वेंटिलेटर का जिक्र किया जाए, तब आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर में किसी भी राज्य ने ध्यान क्यों नहीं दिया। वो राज्य पश्चिम बंगाल भी हो सकता है जहां पर चुनाव जीतने की अफरा तफरी मची हुई है, जुनून है, नशा है, कैबिनेट के भीतर भी नशा है कि जीतना है, देश के प्रधानमंत्री भी उसमें घुसे हुए हैं और देश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उसी दिशा में सोच रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति को समझिए। 9.5 करोड़ जनसंख्या वाले इस राज्य में 41,000 लोगों पर अगर एक अस्पताल है तो 836 लोगों पर एक बेड है, 16,734 लोगों पर एक आईसीयू का बेड है और वेंटिलेटर वो 33,474 लोगों पर एक वेंटिलेटर दे पाने की स्थिति में बंगाल है। उस बंगाल में कब्जा कर लेंगे तो सोनार बंगला आ जाएगा। इस बात का जिक्र होता है तो हम आपको सोनार बंगला बनाने वाली बीजेपी के राज्य मध्य प्रदेश में लिए चलते हैं, जहां पर बीते 15-20 साल से बीजेपी की ही सत्ता रही है। उस मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ की जनसंख्या है। अब आप देखिए 77,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल है वहां पर पश्चिम बंगाल में, यह 41,000 लोगों पर था।
पश्चिम बंगाल में 34,000 लोगों पर एक बेड था। मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ अच्छी है और वहां पर 1,154 लोगों पर एक बेड की स्थिति है, लेकिन आईसीयू बेड 23,000 लोगों पर मिलता है। वेंटिलेटर 46,000 लोगों पर एक उपलब्ध है। हमको लगता है इसके ठीक समानांतर बिहार आपको लिए चलते हैं। बिहार में तो कब्जे की लड़ाई छत्रपों की लड़ाई है और अब तो बीजेपी भी वहां सत्ता में आ चुकी है। बिहार की स्थिति 10.5 करोड़ की जनसंख्या और एक हर अस्पताल 34,000 लोगों पर अगर एक अस्पताल है तो 3,402 लोगों पर एक बेड उपलब्ध है हॉस्पिटल का, 68,000 लोगों पर एक आईसीयू बेड है और वेंटिलेटर 1,36,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर दे पाने की स्थिति में बिहार है, जो एक लिहाज से सबसे जर्जर है। हमें लगता है ऐसे में किस राज्य का जिक्र किया जाए, किस मॉडल का जिक्र किया जाए। गुजरात मॉडल भी हमको लगता है एक क्षण के लिए देख लीजिए, तब इस देश के उस अनूठे सच को आपके सामने लेकर आएंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के लिए इस देश में स्वास्थ्य सेवा क्यों प्राथमिकता में नहीं रही। गुजरात मॉडल बहुत साफ तौर पर कहता है कि 6.5 करोड़ की जनसंख्या वाले गुजरात में 46,000 लोगों पर एक अस्पताल है, 1,000 लोगों पर एक बेड है, लेकिन 20,000 लोगों पर एक आईसीयू बेड है, 40,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर दे पाने की हम स्थिति में है। सवाल यह नहीं है कि इस देश में ऑक्सीजन कितनी बड़ी तादाद में उत्पादन होता है, सवाल यह है कि उस ऑक्सीजन को लेकर भी हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौर में डेवलप ही नहीं किया गया। जिसके हाथ में लाठी है सब कुछ उसी का है और यह ताकत का एहसास ऊपर से शुरू हुआ। पिरामिड के टिप पर बैठिएगा तो पता चलेगा कि इस देश को सत्ता संभाले हुए तमाम देश के इंस्टीट्यूशंस को अपनी हथेलियों पर नचाते हैं। सीबीआई और ईडी तक तो हमने सुना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, चुनाव आयोग का तमाशबीन होना, संसद ही लापता हो जाए, इस देश में मेडिकल इमरजेंसी के शब्द को इस्तेमाल अगर अदालतें करने लगी हैं तो भी इस देश की सत्ता कांप नहीं रही है। उसके भीतर कोई अनुगुंज आपको सुनाई नहीं देगी जहां पर वो महसूस कर सके कि अब एक नेशनल इमरजेंसी कैबिनेट बनाने की जरूरत है। इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर एक कमेटी बना दी थी, जिसमें 5 विशेषज्ञों को रख दिया था और कहा था सारे किसान उनके पास जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि इस देश के तमाम विशेषज्ञ जो मेडिकल क्षेत्र के धुरंधर हैं, वो जानते हैं कि किस रूप में इंटेलिजेंसिया काम करता है और इंटेलिजेंसिया के जरिए, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके जरिए इस देश में टेक्नोलॉजी के आश्रय कैसे एक सिंप्लिसिस्टिक वे में एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, कैसे होगा। इसके लिए कोई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोई ऐसा नोटिस नहीं थमा दिया कि आपको हम बर्खास्त करने की परिस्थिति में राष्ट्रपति से गुहार क्यों ना कर दें, और राष्ट्रपति भवन खामोशी के साथ इस देश के तमाशे को देख रहा है। कोविंद साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो पहले भाषण को याद कीजिए। उस भाषण में इस बात का जिक्र था कि कैसे खपरेल के घर, मिट्टी के घर में उनका अपना जिंदगी गुजरी है और इस देश के कितनी बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। लेकिन पहली बार शहरों में, महानगरों में जो टैक्स देते हैं लोग, जो जिंदगी जीने के दौरान एक पढ़ाई हासिल करते हैं, उसके बाद रोजगार करते हैं, लेकिन आज की तारीख में सब कुछ बेकार इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। वो सिस्टम हमारे पास बच ही नहीं पा रहा है जहां पे अस्पताल भी एक सिस्टम से चलते हुए नजर आए। नहीं है वो सिस्टम, उस बनाने की दिशा में कोई नहीं जा रहा है। पॉलिटिशियन मदमस्त है, सत्ताधारी मदमस्त है अपने तौर पर, उनकी अपनी जरूरतों के भी अब लाले जब पड़ रहे हैं तो फिर वह इस देश के सोशल मीडिया पर जीने और मरने की कहानी लिख रहे हैं। कमाल की स्थिति है। लेकिन बहरहाल जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कुछ राज्यों का और जिक्र करना चाहिए। इन राज्यों में खास तौर से केरल, जहां पे 3.5 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पर भी हॉस्पिटल की तादाद अगर आप गिनिएगा तो वो 10,000 लोगों पे एक हॉस्पिटल है। बेड जो है 352 लोगों पर एक बेड है, 7,000 लोगों पर एक आईसीयू बेड है और 14,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर है। और इसको ठीक तुलना करते हुए जैसे ही आप दिल्ली का जिक्र करना चाहिए, नेशनल कैपिटल,
1,70,00,000 की जनसंख्या को ढोती हुई दिल्ली में 96,000 लोगों पर अगर एक हॉस्पिटल है तो यहां पर बेड की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है। 430 लोगों पर एक बेड है, 8,616 लोगों पर एक आईसीयू बेड उपलब्ध है, 17,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर उपलब्ध है। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि इन परिस्थितियों को जीते हुए आपको पंजाब और हरियाणा भी ले जाना चाहिए। किसान आंदोलन से दोनों राज्य प्रभावित हैं, लेकिन वहां पर मेडिकल सिचुएशन की स्थिति क्या है? क्योंकि आपके जहन में जैसे ही राज्य आए तो आप सोचना शुरू कीजिए कौन कौन मुख्यमंत्री रहा है, उसका कौन सा बजट रहा है, कितना बड़ा बजट रहा है। हम आपको यह भी जानकारी देंगे। लेकिन पंजाब में तकरीबन 3 करोड़ की जनसंख्या और वहां पर 475 लोगों पर एक बेड की उपलब्धता है, 12,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल की उपलब्धता है, 9,500 लोगों पर एक आईसीयू बेड की उपलब्धता है और 19,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर की जरूरत है। इस कैटेगरी में जब हम आते हैं तो याद कीजिए, सरकार जब जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रही थी तो जम्मू कश्मीर की तमाम परिस्थितियों को उसने सबसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। हम एक तुलना करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में एक वेंटिलेटर 75,000 लोगों पर है, बिहार में एक वेंटिलेटर 1,36,000 लोगों पर उपलब्ध है। अगर यह स्थिति है, इसके ठीक पैरेलल में आइए, एक आईसीयू बेड जम्मू कश्मीर में 37,500 लोगों पर उपलब्ध है, बिहार में यह 68,000 लोगों पर उपलब्ध है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति उड़ीसा की भी है, जहां पर 35,000 लोगों पर एक आईसीयू बेड उपलब्ध है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर 1,876 लोगों पर एक हॉस्पिटल का बेड उपलब्ध है आंकड़ों के लिहाज से। इस लिहाज से देखिएगा तो बिहार में लगभग 3,402 लोगों पर उपलब्ध है। अलग अलग जगहों की परिस्थिति में इसका मतलब है कि हर राज्य दूसरे से एक कंपटीशन कर रहा है कि हमारे यहां ज्यादा बुरी स्थिति है या तुम्हारे यहां ज्यादा बुरी स्थिति है। मध्य प्रदेश एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही बीजेपी के साथ। छत्तीसगढ़ 15 साल तक वहां पर डॉक्टर रमन सिंह रहे, जो पेशे से डॉक्टर हैं, वह मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक। तो यहां पर हमको लगता है छत्तीसगढ़ को भी आपको जानना इसलिए चाहिए क्योंकि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री इन परिस्थितियों को जी रहा हो तो उसने वहां पर क्या खड़ा किया होगा। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति का कमाल यह है कि छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए। हाँ, छत्तीसगढ़ के भीतर का संकट यह है कि उस राज्य की स्थिति भारत में निचले पायदान से चौथे नंबर पर आती है, हॉस्पिटल के लिहाज से, बेड के लिहाज से, आईसीयू बेड के लिहाज से, वेंटिलेटर के लिहाज से। इसके बाद आइए महाराष्ट्र के भीतर में जो सबसे रईस राज्यों के तौर पर है, वहां की स्थिति भी भारत की जो औसत परिस्थितियां हैं उसकी तुलना में कुछ बेहतर जरूर है, लेकिन इतनी बेहतर भी नहीं है कि महाराष्ट्र को तमगा दे दिया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि वहां पर 496 लोगों पर अगर बेड है तो भारत में लगभग 684 लोगों पर एवरेज एक बेड हॉस्पिटल का बनता है। अब यहां से सवाल होता है कि बजट इस देश की सरकारों ने मेडिकल सर्विस की दिशा में कितना खर्च किया। और यहां पर भी जब हमने निकालना शुरू किया तो जो हम बजट आपको जानकारी देने जा रहे हैं उसमें से 50% सीधे माइनस कर दीजिएगा। माइनस इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि उसमें वेतन भी है, उसमें पेंशन भी है, उसमें हॉस्पिटल की दीवारों पर रंग रोगन की व्यवस्था करना भी है, उसमें उस अस्पताल के परिसर को साफ सुथरा बनाए रखना भी है, वहां पर बैठने के लिए कुर्सी और एयर कंडीशन का खर्चा भी उसी में शामिल है, और उसी में मेडिसिन, उसी में मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसी में ऑक्सीजन, उसी में बाकी सारी चीजें हैं। तो अब जो जानकारी आपको हम देना चाहते हैं उसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमने एक औसत निकाला 10 साल का, तो उत्तर प्रदेश का बजट मेडिकल का सबसे ऊपर है। जो कितना है औसत निकालिएगा बीते 10 बरस के भीतर में, तो लगभग 15,000 करोड़ का यह बैठेगा प्रतिवर्ष।
15,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट। अब इसको आपको हाफ कर देना है, जो कि मेडिकल सुविधाओं की दिशा में जाता होगा, तो 7,500 करोड़ जाता होगा। महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 10-11,000 करोड़ के भीतर में आता है, उसमें भी आपको 50% माइनस कर देना होगा, 5,500 करोड़। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, 9.7 लाख करोड़, यानी 1000 करोड़, 9,000 करोड़ के लगभग आता है। राजस्थान भी लगभग 9,000 करोड़ के लगभग में आता है। गुजरात लगभग 8,500 करोड़ के लेवल में आता है। नीचे से शुरू कीजिएगा तो झारखंड का एवरेज सबसे खराब निकल कर आएगा, जो लगभग 2,500 करोड़ के एवरेज में आता है प्रति साल का बजट, जो हेल्थ सर्विस की दिशा में है। पंजाब का बजट उसके बाद आता है लगभग 3,000 करोड़ का। हरियाणा का बजट 4,000 करोड़ का आता है। छत्तीसगढ़ का भी बजट लगभग 4,000 करोड़ का आता है। असम का बजट भी लगभग 4,500-5,000 करोड़ का आता है। सारे राज्यों के बजट को आप जोड़ दीजिए और केंद्र का बजट भी आप जोड़ दीजिए। यह सारा बजट जब आप जोड़ते हैं तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के लगभग बैठता है। 2.5 लाख करोड़ में से ये मानकर चलिए कि 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपया वह पेंशन में जाता है, वेतन में जाता है, इमारतों के रंग रोगन में जाता है, एसी में जाता है, कुर्सी में जाता है, गाड़ी जिसमें सीएमओ घूमते हैं और डॉक्टर्स घूमते हैं उनके खर्चे पर जाता है, और बाकी जो अस्पताल में इलाज की व्यवस्था के लिए वह भी लगभग 1 से 1.25 लाख करोड़ के भीतर ही पूरे देश का बजट आ जाता है, राज्यों का मिला के। अब यहां से बात शुरू होती है कि सिर्फ 1.25 लाख करोड़ इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नेंस को चलाने के लिए तो यहां पर 10 लाख करोड़ से ज्यादा चाहिए। यहां 1.25 लाख करोड़ इस देश के किसी भी राज्य की गवर्नेंस को चलाने के लिए जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो औसत निकलता है 80,000 से लेकर 1.25 लाख करोड़ के बीच में गवर्नेंस जो स्टेट्स की चलती है, जिसमें वेतन, पानी, सुविधा, तमाम चीज चाहिए, वह भी लगभग इतनी बैठती है। यानी पूरे देश के हेल्थ सर्विस के बजट के बराबर हर राज्य में गवर्नेंस और उसकी रईसी पर खर्च होने वाला पैसा और उससे 10 गुना ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पर खर्च होने वाला पैसा। यह इस देश की हेल्थ सर्विस की स्थिति अगर एक राउंड की है तो यहां से एक दूसरी बात शुरू होती है। आरबीआई से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस दौर में लिया, इस दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना पैसा लिया इस देश के 10 साल के बजट के बराबर का पैसा ले लिया जो हेल्थ सर्विस पर इस देश में खर्च किया गया। वह बजट कोई मैटर नहीं करता है। इतना ही नहीं, जो एनपीए है वो बढ़ते बढ़ते 10 लाख करोड़ को अब छू रहा है। अगर एनपीए का मतलब बहुत साफ है कि वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, कॉर्पोरेट और उस पर रईस लोग करते चले जाएंगे, तो फिर वही मतलब कि इस देश के 10 साल के मेडिकल बजट को इस देश के कॉर्पोरेट ने बैंकों से कर्ज लेकर उठा लिया, अब वो लौटाएंगे नहीं और वो एक बैड लोन की तरह बोझ के तौर पर इस देश की इकोनॉमी का हिस्सा हो जाएगा। सवाल इतना भर नहीं है। हमने जब मेडिकल क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दिया, हमने देखा ही नहीं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें लगता है किसी एक राज्य को हम लोग अगर बना दें, आपके जहन में जो भी, क्योंकि तमाम राज्यों की लिस्ट हमारे सामने है, चाहे वो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गुजरात को मॉडल के तौर पर लेते हैं। गुजरात मॉडल कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है और गुजरात के भीतर में 1,408 हॉस्पिटल हैं, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल 438 हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल 970 है। जो बेड है वो टोटल बेड मिलाकर लगभग 64,000 बेड है। 20,000 के लगभग में सरकारी अस्पतालों में, 44,000 के लगभग में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आईसीयू के जो बेड हैं वह लगभग 3,243 बेड हैं। 1,009 बेड जो है वह सरकारी अस्पतालों में है, 2,234 बेड आईसीयू का वह प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो वेंटिलेटर है वह 1,622 है। सरकारी अस्पतालों में 504 है, 1,117 जो है यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। अब यहां से बात शुरू हो रही है कि आपने गुजरात मॉडल से सीखा क्या। गुजरात के भीतर में सबसे ज्यादा कंज्यूमर की कैपेसिटी है। गुजरात के भीतर में इलाज कराने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी गुजराती जा सकते हैं, वो मुंबई भी चलकर आते हैं जो वहां के आंकड़े बतलाते हैं। लेकिन गुजरात अपने तौर पर जो मॉडल है
उस मॉडल का अनूठा सच यह है कि उसकी स्थिति वेंटिलेटर को लेकर पश्चिम बंगाल से बिछड़ी हुई है। सिर्फ गुजरात मॉडल का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने उसको बेस बनाया है। उसकी स्थिति पश्चिम बंगाल से बिछड़ी हुई है, केरल से पीछे हुए है, उत्तर प्रदेश से पीछे है, दिल्ली से पीछे है, महाराष्ट्र से पीछे है, पंजाब से पीछे है, हरियाणा से पीछे है। उस गुजरात मॉडल के भीतर अगर आईसीयू बेड को लेकर अगर आप चले जाएंगे कि आईसीयू बेड की स्थिति कंपैरेटिवली केरल से खराब है, दिल्ली से खराब है, महाराष्ट्र से खराब है। उसके भीतर जब ओवरऑल स्थिति आएगी कि हॉस्पिटल की स्थिति को हम लोग कैसे एनालिसिस करें, तो हमको जानकारी मिलेगी कि गुजरात में हॉस्पिटल की तादाद की संख्या जो है वहां की जनसंख्या के लिहाज से झारखंड के मुकाबले भी खराब है, उड़ीसा के मुकाबले। ये सारे बीमारू राज्य बोले जाते हैं, गरीब राज्य बोले जाते हैं, लेकिन उससे भी खराब गुजरात मॉडल में, क्योंकि गुजरात में 46,000 लोगों पर अगर एक हॉस्पिटल है तो झारखंड में 25,000 लोगों पर है, उड़ीसा में 17,000 लोगों पर है, बिहार में 34,000 लोगों पर है, केरल में 10,000 लोगों पर है, उत्तर प्रदेश में 11,000 लोगों पर है, महाराष्ट्र में 35,000 लोगों पर है। यानी गुजरात मॉडल हेल्थ सर्विस में कितना चरमराया हुआ है, जहां के कंज्यूमरिज्म की क्लास जो है, जिसके पास पैसा होता है, जो उपभोक्ता क्लास है, मेडिकल सर्विस पे खर्च कर सकता है, उसी के लिए वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। यह स्थिति इस देश के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसीलिए आखिरी बात, इस देश में मौत बीमारी से नहीं हो रही है, इलाज ना मिल पाने की वजह से हो रही है, और इलाज जो नहीं दे पा रहे हैं जिन्होंने, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और आज भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए हैं, तो फिर जीने का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को न सिर्फ नोटिस दर नोटिस भेज सकता है, बल्कि राष्ट्रपति से गुहार भी लगा सकता है, और राष्ट्रपति खुद भी जागृत हो सकते हैं कि जीने का अधिकार भी दे पाने की स्थिति में अगर यहां की सरकारें नहीं है तो ऐसी सरकारों को नहीं रहना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का दिमाग भी जरा सा जागृत हो जाए तो वह उस पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी रोक दे और 2 मई को आने वाले चुनाव परिणाम को भी रोक कर करे। पहले इस देश में बेसिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर व्हाइट पेपर पर लेके आइए और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, और सुप्रीम कोर्ट कहे जब तक हमारी सहमति नहीं होगी, फिर राष्ट्रपति भी इस बात में सक्रिय हो जाए। लेकिन क्या यह वाकई इस देश के नागरिकों से इनके कोई भी सरोकार है या नहीं है, यह सोचिए जरूर। इस स्थिति में देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम और आप लगातार जूझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत इस देश में सत्ता चलाने के लिए चाहिए। लूटने, करप्ट और जर्जर बनाने वाले लोगों को हमने तैनात कर दिया है, इस देश में चौकीदारी करने के लिए सत्ता में बैठा दिया है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कहीं हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।